नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं रीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि लैंग्वेज 2 इंग्लिश को लेकर है। लास्ट ईयर जो पिछला एग्जाम था अपने रीट का, उसमें इंग्लिश जिन बच्चों ने लैंग्वेज 2 के रूप में सेलेक्ट किया था, उनके ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बोर्ड ने क्या आंसर्स माने हैं, उसके अकॉर्डिंग आज हम इनका सॉल्यूशंस देखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे किस लेवल की क्वेश्चंस थे और किस लेवल की क्वेश्चंस आपके अपकमिंग जो रीट का एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। यहां तक सेंटेंस हमें प्रेजेंट में लग रहा है। जैसे ही हमने आगे देखा व्हेन, जब, आई वॉज यंग, मैं यंग था, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है वॉज से कि सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। द सेंटेंस गिवन इज इन पास्ट टेंस में है। तो जो भी हमें मॉडल सिलेक्ट करना है वो पास्ट टेंस वाला सिलेक्ट करना है। ये चीज फिक्स हो गई। तो कैन हो गया प्रेजेंट में, मे हो गया प्रेजेंट। चलिए बात करते हैं। मॉडल हमसे पूछा है अबिलिटी को लेकर। अबिलिटी में माइट किसी काम का नहीं है। माइट आता है पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए। पास्ट में माइट का हम यूज कर लेते हैं। तो बचा कौन सा मॉडल? कुड। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कुड। और यही बोर्ड ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थॉट, यहीं पर आप बात करेंगे थॉट। थॉट क्या है? यहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सेंटेंस किस में हो गया? पास्ट टेंस में हो गया। तो बिना देखे डायरेक्टली भी आप इस सेंटेंस को, मतलब बिना ज्यादा दिमाग लगाए भी आप इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो, में क्या है? प्रेजेंट। कैन क्या है? प्रेजेंट। और बी मॉडल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी को लेकर में और माइट दोनों का प्रयोग होता है। में का हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में और माइट का हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में। सो सिंपल सा है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? माइट हमारा आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। दो क्वेश्चन आगे मॉडल्स के। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। पिछली बार इडियम्स और फ्रेजेस से क्वेश्चन आया था, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन नहीं था। हो सकता है पूछ ले, या पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। तो इडियम्स की बात करें तो बहुत इजी इडियम्स पूछे गए थे। जब हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में तो 100 से 150 या ज़्यादा से ज़्यादा 200 इडियम्स हमें पढ़ने हैं। उनमें से 2 या 3 जो भी एग्जाम में आएंगे डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम वो इडियम्स पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और अब आने की उनकी पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। गॉल एंड वॉर्मवुड, ये सिंपल सा इडियम है। इसका मतलब होता है कि कोई अगर हेटफुल है, कोई चीज ऐसी है जो पसंद नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो हेटफुल है, जिसको कोई पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए गॉल एंड वॉर्मवुड हम काम में ले सकते हैं। यानी नेगेटिव इडियम है। देखिए, ही स्टूड, स्टैंड के सेकंड फॉर्म, ही स्टूड हिज ग्राउंड, कि भाई उसने ग्राउंड नहीं छोड़ा, अपने जगह जहां पर वो था वहां खड़ा रहा। या जिस भी परिस्थिति में लाइफ में वो था, जैसे मान लीजिए आज हम खराब परिस्थिति में है, कल हम जब जॉब लग जाएंगे, कल हम जब थर्ड ग्रेड टीचर बन जाएंगे, हमारी परिस्थितियां, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी सिचुएशंस कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो जब बुरी वाली कंडीशंस चल रही हैं, जब हमारी परिस्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव चल रही हैं, खराब चल रही हैं, ठीक है, तो हमें हमारा ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। आज आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से बस आप तैयारी ही करें और चीजों पर दिमाग नहीं लगाएं। ठीक है, तो वो जो विपत्ति है, तो जो बुरा समय है वो टल जाएगा और अच्छा समय अपना आएगा। वो कहते हैं ना, वक्त बदलता है फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। तो वही वाली बात है, स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट एडवर्सरी। चलिए, एडवर्सरी क्या होती है? विपत्ति। एडवर्सरी क्या होती है? विपत्ति। विपत्ति को ही हम बोलते हैं कैलामिटी। ये इसका सिनोनिम हो गया, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैलामिटी यानी भी विपत्ति और एडवर्सरी यानी भी विपत्ति। चलिए, तो वो जो उसके लाइफ में जो विपत्ति चल रही थी, तो उसने एडवर्सरी, विपत्ति के टाइम, कैलामिटी के टाइम ग्राउंड नहीं छोड़ा। यानी हम कह सकते हैं स्टैंड स्टिल, शांत रहा, ऐसा नहीं बोल सकते। डिड नॉट फॉल, गिरा नहीं, ये नहीं बोल सकते। मेंटेन्ड हिज पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन बनाए रखी, ग्राउंड नहीं छोड़ा। जो काम वो कर रहा था वो करता रहा, बाद में अच्छा समय आ गया उसका। मेंटेन्ड हिज गेम, गेम नहीं है, यहां पर लाइफ की बात चल रही।
चलिए, तो आंसर क्या हो गया? मेंटेन्ड हिज पोजीशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन आ गए हैं लिटरेचर को लेकर, 2 क्वेश्चन आ गए अपने मॉडल से एंड 2 क्वेश्चन आ गए इडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना लिटरेचर वाले पार्ट से। पेट्रार्कन सोनेट। सोनेट हमें पता है 14 लाइंस की जो पोएम्स होती हैं हम उनको सोनेट कहते हैं। काफी टाइम पहले, मैं पर्टिकुलर डेट की बात नहीं कर रहा हूं, हम इस वीडियो को ज्यादा नहीं लेकर जाएंगे, सोनेट काफी पहले स्टार्ट हो चुका था। तो ऐसा माना जाता है कि पेट्रार्कन सोनेट किसने दिया था? फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने ही दिया था। पेट्रार्क। इस पेट्रार्कन सोनेट को किस नाम से हम जानते हैं? इसको जानते हैं इटालियन नाम से, इटालियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को ही कौन सा सोनेट कहा जाता है? इटालियन सोनेट कहा जाता है। तो सीधा सीधा आंसर है, जब हम पढ़ेंगे सोनेट को तो अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें, जैसे पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट है, इसका और भी नाम है, वो क्या नाम हो सकता है? पेट्रार्कन सोनेट की क्या विशेषताएं हैं? पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो इसमें एक होता है ऑक्टेव, एक होता है 6 लाइन का सेस्टेट। 8 लाइंस को बोलते हैं ऑक्टेव और 6 लाइन वाले पार्ट को बोलते हैं पोएम में सेस्टेट। तो इसको फॉलो करता है पेट्रार्कन सोनेट। किस थीम को फॉलो करता है? सारी चीजें पढ़ेंगे। शेक्सपियर की थीम क्या है? शेक्सपियर ने ज्यादातर जो सोनेट्स लिखे किस पर थे, किस पर बेस्ड थे? राइम स्कीम क्या थी शेक्सपियर की? पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या थी? ठीक है, तो इस तरह से सोनेट है। सोनेट बहुत लंबी रामायण है, हम अच्छे से जब सोनेट पढ़ेंगे तो सारी चीजों को क्लियर करेंगे। फिलहाल जो आंसर है पेट्रार्कन सोनेट का वो क्या है? इटालियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। किसने स्टार्ट किया था? फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इसको स्टार्ट किया था। चलिए, प्लोजिव्स। अब हम आ गए फोनेटिक्स में। किसमें आ गए? फोनेटिक्स का पार्ट आ गया। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा साउंड्स एंड सिंबल्स। साउंड्स और सिंबल्स दोनों आपसे पूछे जाएंगे। वर्ड का साउंड या उस वर्ड या लेटर का सिंबल क्या है। तो यहां पर हमसे इसी फोनेटिक्स की, जो हम बोलते हैं कि 44 साउंड्स होते हैं, इनमें से हमें ये पूछा है कि प्लोजिव्स जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कहने का मतलब है ये 4 ऑप्शंस में कौन से हैं। तो हम बात करें डायरेक्टली, तो एक लाइन आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, याद करने के रूप में देख सकते हैं। देयर आर 6 प्लोजिव्स, देयर आर 6 प्लोजिव्स या प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। इन इंग्लिश कितने हैं? 6 प्लोजिव्स हैं, जिनमें से 4 यहां पर दिए गए हैं। कौन कौन से? पी, बी, टी, डी, और होता है के और जी। तो प्लोजिव्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, उनमें से 4 पूछे हैं, यहां पर 4 दिए गए हैं ऑप्शन में। हमसे पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पी, बी, टी, डी। पी, बी, टी, डी जब हम इनको बोलते हैं ना कहीं जो है गला है या जो वॉइस है वो चौक हो जाती है, रुकती है। जैसे पी, तो एक बार के लिए मुंह बंद हो जाता है, आवाज रुक जाती है। पी, बी, इस तरह से जब बोलते हैं तो एक बार के लिए आवाज रुक जाती है, इसलिए इनको प्लोजिव्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इज पैलेटल कॉन्सोनेंट, जहां पर पैलेट हमारी काम आती है, वो वाला कॉन्सोनेंट कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, यहां पर आंसर आएगा आपका ये। जब हम लिखते हैं यस, क्या लिखते हैं? यस, तो ये वाई वाला जो है ना सिंबल, वो ये वाला आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैलेटल कॉन्सोनेंट। अगला, द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड टाइल। देखो हम क्या बोल रहे हैं इसको, टाइल। क्या बोल रहे हैं? टाइल। कोई भी फोनेटिक जब हम सिंबल लिखते हैं उसको हम इस तरह से इन 2 सिंबल्स के बीच में रखते हैं। यहां पर क्या होगा? देखो ये बड़ा ए है, बड़ा ए कोई सिंबल ही नहीं है, पहली बात। अब देखो ये तो ई यानी ए है और आई है, ए ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ए ही नहीं है, टाइल है। यानी टाइल में क्या आ रहा है? आ और ई का साउंड आ रहा है, टाइल, आई, आई का साउंड आ रहा है। तो बड़ा तो नहीं होगा, छोटा होगा, अ वाला साउंड और आई वाला साउंड, आई, टाइल। क्या बोलेंगे हम इसको? टाइल। तो सिंबल क्या होगा इसका? आई का, अ और आई। चलिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड हैंग। अब यहां पर तो हमसे पूछ लिया फोनेटिक सिंबल केवल या साउंड, और यहां हमसे पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करा लिया। तो हम केवल इस सोच में नहीं रह सकते, इस होप में नहीं रह सकते कि केवल हमसे सिंबल ही पूछे जाएंगे, ये केवल साउंड ही पूछे जाएंगे।
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाया जाएगा, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन भी करवाया गया है और करवाया जाएगा। तो ये तो हो गया हींग, हींग नहीं है हैंग, क्या ये हैंग, हैंग, अंग का साउंड आ रहा लास्ट में तो बड़ा वाला एन आएगा ये वाला, तो ये हो गया हैंग। जो बीच में आ रहा है ना ए आ रहा है जो हैंग, इसके लिए हम ये वाला सिंबल काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया अपना हैंग, ये वाला साउंड या ये वाला जो सिंबल है फोनेटिक, ये बिल्कुल राइट होगा ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब देख लो आप खुद, लगभग 4-5 क्वेश्चंस हो गए हैं। फोनेटिक एक टॉपिक है, तो कितना अच्छा टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें करके जाना है। नेक्स्ट, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जेस्टर। क्या ये जेस्टर, तो जब ये जो ज वर्ड है, ज लेटर है सॉरी, जब ये ज का साउंड देगा तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अपना हो गया जेस्टर, ये वाला हो गया। ये तो गलत हो गया, देखो इसमें बीच में आई आ गया, फिर एस आ गया, तो ये गलत है। इसमें भी फिर ये खुद का खुद ही आ गया, सेम सिंबल रख दिया यहाँ पर, तो आंसर होगा अपना जेस्टर, जेस्टर। र का प्रोनाउंसिएशन बाई चांस कम होता है, साइलेंटली होता है, इसलिए ये यहाँ पर ब्रैकेट्स में है, ये इसको अपन हटा भी सकते हैं। तो जेस्टर ऐसा बोलकर भी काम चला सकते हैं, जेस्टर। जैसे का, कार नहीं बोलते, क्या बोलते, का, र खा जाते हैं। अभी अंग्रेजों की भाषा है, चलिए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू पैसिव वोकैबुलरी। एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी, जो हम स्पीकिंग में काम में लेते हैं, डेली जो अपनी लाइफ है, डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन है, उसमें काम में आती है एक्टिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है, पैसिव वोकैब, वोकैबुलरी नहीं लिख रहा हूं, केवल वोकैब लिख रहा हूं। पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है, जो हम एक तो सुनते हैं और एक रीड करते हैं। ऐसी वोकैबुलरी जो हम डेली लाइफ में केवल सुनते हैं या हम उसको रीड करते हैं, ऐसी वोकैबुलरी को हम पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं, जिसको हम काम में नहीं लेते हैं, जिसको हम काम में नहीं लेते। तो नॉट रिलेटेड नहीं है। वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड, ये भी सही है। वर्ड्स आर अंडरस्टूड, समझे भी जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, पहचाने जाते हैं, मतलब बात एक ही। वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये गलत है, और गलत वाला ही हमसे पूछा है, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन स्पीकिंग और राइटिंग, ये बिल्कुल सही बात है कि जब जो पैसिव वोकैबुलरी है केवल हमारे अंदर रहती है, हम उसको यूज नहीं करते। डेली लाइफ में जो भी हम चीजें सुनते हैं या हम पढ़ते हैं, वो पैसिव वोकैबुलरी में आता है, ठीक है, और जो हम यूज करते हैं वो एक्टिव वोकैबुलरी में आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पैसिव वोकैबुलरी। देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया पिछली बार, जबकि कहीं सिलेबस में ही कहीं कुछ बात नहीं थी इसकी, अगर ढंग से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी पार्ट है, पार्ट ऑफ लैंग्वेज है। इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज का जो सिलेबस है अथाह है, जितना पढ़ो उतना कम है। जितनी अच्छी नॉलेज लो, जितना पढ़ो, जितना रीड करो, जितनी चीजों को सीखो, नए नए वर्ड्स याद करो, उतना कम है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। मोटिवेशन से क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे थोड़े से परेशान हैं या बच्चे नर्वस हैं चीज़ों को लेकर, कोई चैप्टर ऐसा बोरिंग आ गया, कोई पार्ट ऐसा बोरिंग आ गया जिसको बच्चे कहने का मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये कहने का मतलब कुछ चीज़ ऐसी हो गई है 5-7 दिन 10 दिन से स्कूल में या करिकुलम में, एनवायरनमेंट में, कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने से क्या क्या होता है, मोटिवेट करने से क्या होता है, अराउजिंग इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट अराउज होता है। और मोटिवेशन क्या करता है, इंटरेस्ट को मेंटेन करता है आगे तक, साथ ही साथ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है, इधर उधर चीजें नहीं भागती है, एक ही दिशा में बच्चा आगे बढ़ता है, सीखता है चीजें। तो सारी चीज है, तो अपना आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यही आंसर बोर्ड ने माना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीएलटी। सीएलटी ये क्या कहती है, इसका क्या मतलब है, क्या चाहता है ये सीएलटी अपने से। सीएलटी चाहता है कि बच्चों में क्या हो, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप हो, बच्चों में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कि बच्चा आराम से फ्लुएंटली चीजों को बोल सके। इंग्लिश लैंग्वेज बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी लैंग्वेज बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको फ्लुएंटली बच्चा बोल सके, डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में काम में ले सके, उसमें बच्चा अटके नहीं, ठीक है, फंबल नहीं हो लैंग्वेज में। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का ये गोल है एक, जब हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पढ़ेंगे, कहने का मतलब है तब हम इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, फ्लुएंसी क्या है, ठीक है, एक्यूरेसी क्या है। तो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो
उसका मेन गोल क्या है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बच्चों को हासिल हो, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बच्चों में डेवलप हो, विकसित हो। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? देयर आर 4 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स माने हैं बोर्ड ने? 4। वर्बल, नॉन वर्बल, इस तरह से, ठीक है। एक विजुअल भी इसमें शामिल है। रिटन और विजुअल 4 हो गए। वर्बल, नॉन वर्बल, एक रिटन हो गया और एक क्या हो गया? विजुअल हो गया। आगे बात करें द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। कम्युनिकेटिव अप्रोच से 2 क्वेश्चन थे पिछली बार। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डेवलप कहां पर हुई और साथ ही साथ सबसे ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कहां हुई। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये इसका मेन आंसर मिलेगा अपने को। ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये मेन इसका आंसर मिलेगा। लेकिन यहां पर ऑप्शन ही नहीं था ब्रिटेन का, तो क्या ऑप्शन था अपने पास? चाइना और जापान का था। तो अपन ने आंसर क्या मान लिया? चाइना एंड जापान। और बोर्ड ने में क्या माना? चाइना और जापान। इंग्लैंड अमेरिका में नहीं, इंडोनेशिया जापान ये तो अलग हो गया, इंडिया इंग्लैंड नहीं। जब ब्रिटेन और फ्रांस अपने पास ऑप्शंस में नहीं हो, देन वी विल गो फॉर चाइना एंड जापान। हम चाइना और जापान के लिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें मल्टीलिंग्वलिज्म, बहुभाषावाद जिसको हम कहते हैं, कि काफी सारे सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं और अलग अलग जो है मदर टंग से बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेजेस से बच्चे हैं। तो मल्टीलिंग्वलिज्म कहने का मतलब है लागू होना चाहिए। उसको किस तरह से लागू किया जाए, क्या किया जाए, उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, कितनी लैंग्वेजेस शामिल होनी चाहिए, क्या मदर टंग शामिल करनी चाहिए, क्या डायरेक्ट जो लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट आप सिखा रहे हैं वो जिस लैंग्वेज में है क्या उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर मल्टीलिंग्वलिज्म टॉपिक में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि मल्टीलिंग्वलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू, किस चीज़ के लिए यूज हो सकता है? पहली बात तो बिल्कुल सही है, कैन बी लिखा हुआ है, नॉट नहीं है कहीं भी। तो टीचिंग ऑल सब्जेक्ट, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। अब यहां पर दिया गया चूज द इररेलेवेंट ऑप्शन, ये लो, यानी नॉट यहां पर ना देकर यहां पर दे दिया आपको ब्रैकेट में फंसाने के लिए। कई बच्चे फंस के आ गए कि यार हाँ ठीक है, कई बच्चों ने पढ़ लिया अच्छा इररेलेवेंट है, मतलब कि इररेलेवेंट ढूंढना है जो मल्टीलिंगुअलिज्म से संबंधित नहीं है, वो वाला ऑप्शन लगाना है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। टीच अबाउट डाइवर्स कल्चर ग्रुप्स, बिल्कुल पढ़ाया जाता है, काफी सारे डाइवर्स कल्चर्स दिखाई देते हैं जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं। टीच ओनली लैंग्वेजेस, नहीं भाई, केवल लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाते, हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो आप। टीच द लेसन्स ऑफ इक्वालिटी, ये भी ठीक है, बिटवीन कल्चर्स। तो क्या आंसर होगा अपना? ये वाला आपका आंसर होगा। टीच ओनली लैंग्वेजेस, नहीं, केवल लैंग्वेजेस नहीं काम में आती है। मल्टीलिंगुअलिज्म सभी सब्जेक्ट्स पर लागू होता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग? रेमेडियल टीचिंग का पार्ट कौन सा नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, जो बच्चे पुअर हैं पढ़ाई में, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग काम में ली जाती है। अब इसमें कौन सा वाला रेमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं है, सबसे पहले अपने को ये देखना है। टीचिंग अफ्रेश, बिल्कुल नई चीज पढ़ाना। व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर, ऐसा नहीं है, जो चीज हमने पहले पढ़ाई है बच्चों को उसी चीज का टेस्ट लिया जाता है। उसी चीज में बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखी जाती है कि बच्चा कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पुअर परफॉर्म कर रहा है। तो जो बच्चे पुअर हैं उनकी रेमेडियल टीचिंग ली जाती है। तो अफ्रेश तो टीचिंग वैसे ही गलत है, तो ये नॉट वाला ऑप्शन और ये अपना सीधा सीधा आंसर हो गया। टीचिंग अफ्रेश, बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ाना है ना, कोई नई चीज पढ़ाना जो कि पहले नहीं पढ़ाई गई है। तो रेमेडियल टीचिंग में ये चीज थोड़ी होगी, फिर तो वो गलत हो जाएगा। जो बच्चे बेचारे सही करके गए उनके लिए गलत हो जाएगा, उनको अलग पढ़ा दिया, इनको अलग पढ़ा दिया। तो रेमेडियल टीचिंग में वही चीज पढ़ाई जाती है जो आपने पहले पढ़ाई है, अब उसको कोई नए मेथड से, नए तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हो। अलग अलग वर्कशीट्स बना सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों को थोड़ा सा और लेवल डाउन करके उनको पढ़ाया जा सकता है। टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियर, हाँ दोबारा पढ़ाया जा सकता है, जो पहले पढ़ा दिया उसको दोबारा पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंडिंग द पार्ट ऑफ लर्निंग द न्यू आइटम्स, सस्पेंड कर सकते हैं आप। प्रीफरेंस टू द री प्रैक्टिस ऑफ फॉरगॉटन पार्ट्स इंट्रोड्यूस अर्लियर, आप री कर सकते हो प्रैक्टिस को, यानी प्रैक्टिस को और अच्छे से बच्चों को करवा सकते हो। लेवल डाउन, जैसे मैंने आपको समझाया, लेवल डाउन करके कोई नई वर्कशीट करवा सकते हो, नए टेस्ट बच्चों को दे सकते हो,
नई तरीके से बच्चों को वो चीज़ सिखा सकते हैं जो पहले आपने सिखाई और बच्चा नहीं सीखा, तभी रेमेडियल टीचिंग लागू होती है। चलिए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश? अंग्रेजी शिक्षण में क्या चैलेंजेस नहीं है जो एक टीचर को सामना करना पड़ता है? डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, डिटरमाइन करना पड़ता है कि आप जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, तो आपका गोल क्या है उस सिखाने से? क्या होना चाहिए आपके पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ? बिल्कुल सही है। इसके लिए चैलेंजेस आते ही हैं, टीचर को काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए। सेवरल मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग, काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आप बाइलिंगुअल से पढ़ाओगे, एक डायरेक्ट मेथड से पढ़ाओगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड से पढ़ाओगे, कौन से मेथड से पढ़ाओगे? काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो टीचर के सामने चैलेंज तो है ही। साथ ही साथ लार्ज क्लास साइज होती है, कई जगह लार्ज क्लास साइज होती है, कई जगह नहीं होती है, तो चैलेंजेस तो है ये भी। उनको किस तरह से डिवाइड किया जाए कि हर बच्चे तक मेरी टीचिंग पहुंचे, है ना? उसमें कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे बच्चों की जब आपको ग्रुपिंग करनी है तो कैसे ग्रुपिंग करोगे? साइज तो लार्ज है, इन बच्चे तो बहुत सारे हैं आपके पास। फिर हर बच्चा, कहने का मतलब है, डेवलप नहीं हो पाएगा, हर बच्चे की लैंग्वेज या लर्निंग जो है डेवलप नहीं होगी, एनहांस नहीं होगी। तो गोल कैसे अचीव होगा आपकी टीचिंग का? तो ये भी एक आपके सामने चैलेंज है। तो आंसर क्या होगा? नन। ये तीनों ही चैलेंजेस हैं और बोर्ड ने आंसर माना है नन। तीनों ही चैलेंजेस माने हैं टीचिंग इंग्लिश को लेकर। रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर नॉट मेंट टू टेस्ट। रिटन टेस्ट हम लेते हैं, एग्जामिनेशन बच्चे का होता है, तो क्या करने के लिए, कहने का मतलब नहीं होता है, होता है। टेस्ट लेते हैं, एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो क्या उसका गोल नहीं होता? डायरेक्टली ये क्वेश्चन है। क्या टेस्ट नहीं करना चाहते हैं जब हम रिटन टेस्ट लेते हैं और बच्चे का एग्जामिनेशन लेते हैं? वहां पर प्रोनाउंसिएशन बच्चे का टेस्ट नहीं, उच्चारण थोड़ी करके बच्चा बोलता है। जब आप टेस्ट ले रहे हो बच्चे का, तो उच्चारण वाला टेस्ट थोड़ी होता है। पेपर पेन मोड पर टेस्ट हो रहा है, रिटन लिखा हुआ है साफ साफ। तो रिटन में प्रोनाउंसिएशन का क्या काम है? वोकैबुलरी यूज होगी, ट्रांसलेशन यूज होगा, कंपोजिशन भी बच्चा करेगा, नई नई चीजें बच्चा बनाएगा, है ना? तो प्रोनाउंसिएशन का रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इजी सा क्वेश्चन था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले? डीएस ब्लूम। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद करना है। डॉक्टर वेस्ट का भी एक मेथड है, वो हम पढ़ेंगे आगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, जो कि हैं आगे। विंड एनर्जी इज डिराइव्ड थ्रू अ प्रोसेस। विंड एनर्जी की बात हो रही है इस पूरे पैसेज में। विंड एनर्जी डिराइव करी जाती है थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है विंड एनर्जी प्राप्त करने की। वेयर विंड इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर, जहां पर विंड को, हवा को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? जनरेट करने के लिए, मैकेनिकल पावर जनरेट करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बोला जाए तो बिजली बनाने के लिए। विंड टर्बाइंस कन्वर्ट, विंड के जो टर्बाइंस लगाए जाते हैं वो कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर, जिसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कह सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, जो कि कुछ स्पेसिफिक काम है जिनको कर देती है, सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन, गेहूं पीसना वगैरह, पंपिंग वाटर, वाटर पंपिंग के लिए। अ जनरेटर कन्वर्ट्स दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, फिर एक जनरेटर लगाया जाता है, वो इस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। छोटा सा पैसेज था, सिंपल सा पैसेज था। तो अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है? अभी अभी पढ़ा हमने, विंड एनर्जी इसका टाइटल हो सकता है। इजी क्वेश्चन है। आगे अब ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो भी देखो पैसेज से पूछे जा रहे हैं। तो विंड इज यूज टू जनरेट, विंड यूज कर रहे हैं हम क्या जनरेट करने के लिए? इधर मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिसिटी। बात एक ही है, मैकेनिकल पावर के लिए, फिर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम बीच में जनरेटर लगा रहे हैं। तो यहां पर इधर और आएगा, या आइदर और भी बोल सकते हो आप इसको, या तो मैकेनिकल पावर भाई, या इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में से कोई भी जनरेट करने के लिए विंड को हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। टर्बाइंस भी यूज हो रहे थे और जनरेटर्स भी यूज हो रहे थे, आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी, एनर्जी को यूज करने के लिए टर्बाइंस यूज कर रहे थे, फिर अपन जनरेटर यूज कर रहे थे मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों यूज हो रहे, तो दोनों की बात हो रही है, तो फिर क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका? बोथ एंड आंसर होगा। जब दोनों चीजें शामिल है तो बोथ और एंड, ना तो टरबाइन और ना जनरेटर, ये बात तो गलत हो जाएगी ना, नाइदर नॉर। तो
ठीक है, चलिए। अ जनरेटर विच सॉरी अ जनरेटर विद टर्बाइंस, जब हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर पढ़ेंगे तो ये चीज सीखेंगे कि जब दो नाउन के बीच में विद का हम यूज करते हैं, यहां पर भी नाउन है और यहां पर भी नाउन है, ठीक है, यहां पर भी नाउन नंबर 1, ये नाउन नंबर 2, और बीच में कंजंक्शन में हमने यूज लिया है विद का। तो जब इस तरह से होगा तो अपना जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट नाउन होगा, अपना जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नाउन होगा, और इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है। तो यहां पर देखो विद है, विद से पहले वाली नाउन क्या है, एक जनरेटर है सिंगुलर, और आगे नाउन नंबर 2 है टरबाइंस, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अपने को फर्स्ट वाला नाउन लेना है सब्जेक्ट के रूप में, तो फर्स्ट वाला नाउन अपना क्या है, अ जनरेटर, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो अपनी जो वर्ब है वो भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। देखो हैव प्लूरल है, आर प्लूरल, दो तो वैसे कट गए। ये है कन्वर्ट, ये है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है, बेस फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, हमेशा बहुवचन सब्जेक्ट लेती है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, राम गोज टू स्कूल होता है, राम गो टू स्कूल थोड़ी होता है। राम एंड श्याम गो टू स्कूल हम कर सकते हैं, लेकिन राम गोज टू स्कूल। तो बेस फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए, बेस फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें क्या लगा देते हैं, एस ई एस या आई ई एस लगा देते हैं, देन इट बिकम्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सिंगुलर बन जाती है। तो आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी आवर आंसर, कन्वर्ट्स हमारा आंसर होगा। अ जनरेटर विद टर्बाइंस कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड कंजंक्शन हमेशा याद रखेंगे, चीजों को जोड़ने का काम करता है, 1+1 कर देता है। एंड का क्या काम होता है, 1+1 करना, जोड़ना। तो मैकेनिकल एनर्जी को जोड़ दिया इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी से, कितनी टाइप की एनर्जी हो गई, 2, तो सिंपल सी बात है प्लूरल आएगा। अब देखो इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, सर हैव बीन भी तो प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, दो हो गए अब तो हमारे पास। जब भी याद रखेंगे, जब आप हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन यूज करेंगे, हमें सेंटेंस में क्या चाहिए, सिंस या फोर चाहिए। क्या चाहिए, सिंस या फोर चाहिए। साथ ही साथ V1 में आईएनजी चाहिए, नहीं तो V3 चाहिए, दोनों ही अपने पास नहीं है। तो सिंपल सी बात, आंसर क्या हो जाएगा अपना, आर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको हमें सीखना है और इनकी प्रैक्टिस इतनी करनी है ताकि एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे सेंटेंसेस आए तो हमसे गलत नहीं हो। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पोएम, लैंग्वेज 2 है तो पोएम पूछी जाएगी आपसे, फिगर ऑफ स्पीचेस पूछे जाएंगे, एलिट्रेशन, एसोनेंस, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इस तरह से चीजें पूछी जाएगी। व्हाट दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, राइम स्कीम सीख लेते हैं। केयर, केयर, स्टेयर, केयर, स्टेयर, केयर, स्टेयर, दोनों सिमिलर साउंड है, तो दोनों को हम नाम दे देंगे ए ए। एक साउंड को ए नाम देते हैं, दूसरा साउंड डिफरेंट आए तो उसको बी नाम दे देते हैं। स्टेयर और केयर और स्टेयर दोनों सेम साउंडिंग है, तो ए ए दे दिया, मतलब दोनों सेम साउंड से, सेम आवाज से एंड हो रहे हैं, तो सेम आवाज है तो हमने इनको सिंबल दे दिया ए ए। आगे देखेंगे, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज, बाउज, और यहां पर काउज, बाउज, काउज, लास्ट में ज साउंड जो आ रहा है सेम आ रहा है, हम इसको साउंड दे देंगे, सिंबल दे देंगे बी, इसको दे देंगे बी। तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या हो गई, ए ए बी बी, इसको बोलते हैं राइम स्कीम। और अच्छे से हम इसको सीखेंगे जब हम क्लासरूम में पढ़ें। तो चूज द करेक्ट राइम स्कीम इन द अबव स्टैंजा, ए ए बी बी, ये रहा अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस, अब पूछ लिया आपसे लिटरेरी डिवाइस पूछ बोल लो इसको, या हम इसको फिगर ऑफ स्पीच बोल लें, बात एक ही है। Which literary device is used in the second and third lines of the stanza? Second और third line कहाँ गई भाई, ये second line, we have no times to stand and stare, no time to stand beneath the boughs, ये आ गया, सॉरी यहां पर ये नहीं है, beneath the boughs, ब ब स, सेम साउंड रिपीट हो रहे हैं, यानी क्या हो गया, एलिट्रेशन है ना, कॉन्सोनेंट वाला रिपीटेशन हो गया। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट वाला रिपीटेशन, एलिट्रेशन में दोनों टाइप के रिपीटेशन आते हैं,
कॉन्सोनेंट का भी और वावल का भी। जब ये अलग होते हैं तो कॉन्सोनेंस और एसोनेंस बन जाते हैं। इन सेक्शन स्ट्रेंथ दैट एबी फ्रॉन्ट, देखो क्या होता था, ये बहुत पुराने जमाने की बात है। ये दो जनजाति थी, एक सेक्शन थी, एक एंग्लो थी, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या था कि जो एबी होती थी ना, एबी, ठीक है, एबी या एबे, वैसे एबी इसका प्रोनाउंसिएशन है। एबी जो होती थी वो एक टेंपल होता था या वर्शिप वाला प्लेस होता था, प्लेस टू वर्शिप, प्लेस टू वर्शिप। तो ये तो क्या हो गया, निर्जीव हो गया ना। ये फ्राउंड कैसे कर सकता है, एबी जो टेंपल है वो फ्राउंड कैसे कर सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि जो टेंपल या इस वर्शिप वाले प्लेस से संबंधित जो लोग थे, वो सेक्शन जो जनजाति थी उसको लेकर फ्राउंड करते थे, उनको लेकर अच्छी फीलिंग्स उनके अंदर नहीं थी। तो यहां पर एबी का मतलब वर्शिप वाला प्लेस है, ये फ्राउंड नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब व्यक्ति थोड़ी है। तो क्या हो गया, जब कोई नॉन लिविंग जो थिंग है वो लिविंग थिंग का काम कर रही है, जब एक निर्जीव जो चीज है हम उसको सजीव की उपमा दे देते हैं या सजीव वाला काम हम उससे करवाते हैं, तब हम कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच काम में ले रहे होते हैं, पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम मानवीकरण बोलते हैं या मानवीयकरण बोलते हैं। ठीक बात, क्लियर है। पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे तो और चीज क्लियर हो जाएगी। आई मस्ट कन्फेस दैट इट माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, बार बार सेम साउंड रिपीट हो रहा है, यानी क्या हो गया, एसोनेंस। सिंपल सी बात है, एसोनेंस। माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, इस तरह से साउंड हो रहा है ना बार बार रिपीट, तो क्या हो गया, एसोनेंस। दाई सोल, ये THY मतलब योर, दी सोल मतलब योर सोल, वॉज लाइक अ स्टार, लाइक आ गया। लाइक एज एज जब भी आता है कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए, एक को दूसरे का नाम देने के लिए, तो हम सिमिली यूज कर रहे होते हैं। क्या यूज कर रहे होते हैं, सिमिली। तो आज हमने देखे 30 क्वेश्चंस जो कि थे लैंग्वेज 2 को लेकर, लैंग्वेज 2 को लेकर क्वेश्चंस थे ये पूछे गए थे रीट 2022-23 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें, यानी लास्ट जो एग्जाम था हमारा पिछली बार वाला ही, उसमें लैंग्वेज 2 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट 2 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे लैंग्वेज 2 यानी क्लास 6 to 8 वाले बच्चों के लिए जिन्होंने बीएड कर रखी है, उनको ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करते रहेंगे और क्लासेस में भी आपसे मिलेंगे जल्दी ही। अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, जुड़े रहना है, अच्छे से पढ़ना है, जुड़े रहना है। जैसे बोले आपको मेहनत के लिए उस तरह से आपको मेहनत करनी है। आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। ठीक है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।